एक अखबार था जानबाज, वो बेसिकली लियारी गैंगस्टरों का अखबार था। उसमें गैंग्स की खबरें आती थी। मिस्टर ए गैंगस्टर, मिस्टर बी ने बोला कि अगर ये कल आया तो मैं इसको ना भटका दूंगा उल्टा, क्योंकि तुम मेरी तरफ से ये लिखो, मैं 5,000 तुम्हें इजी पैसा कर रहा हूँ। अब तक क्यों इस्लामाबाद के पावर सेंटर्स तक महदूद है हमारी सहाफत? अच्छी रिपोर्ट मांगता है टाइम, रिसोर्सेज, वो कोई देने को तैयार नहीं पाकिस्तानी मीडिया। और उसकी जगह जो ली है डिजिटल मीडिया ने, आजादी तो मिल गई आपको, लेकिन फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा वेव आया। आप बता भी दो कि तुम्हारी खबर गलत है, इट डजंट मैटर। जाकिर नाइक की मार्केट उस वक्त थी पाकिस्तान में, सोशल मीडिया नहीं था, पीस टीवी आता था, लोग देखते थे। अब पाकिस्तान में यूट्यूब पे हर बंदा जाकिर नाइक बना हुआ आया, वो मीडिया हो, सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, फैमिली हो, हर जगह हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे नई जनरेशन के इश्यूज को। ये जो पीटीआई का फिनोमेना है, ये क्या है? एक बहुत बड़ी आबादी है यंग लोगों की, जिसकी एक बड़ी तादाद इलिटरेट है या लिटरेसी है, लेकिन उस तरह क्वालिटी लिटरेटी है। या तो वो बनते हैं हाइपर नेशनलिस्ट या फिर बनते हैं हाइपर रिलीजियस। एहसासी महरूमी भी है, स्टेट की कोई पॉलिसी भी नहीं है, एनीवन कैन यूज देम। अंग्रेजी मीडिया में एक लिबरल बायस तो है ना, कि हर मजहबी तबके का गिला है। हम हर चीज का जिम्मेदार ठहराते हैं मदरसे को। कराची तो बहुत ही डेंजरस प्लेस था, यहाँ पे एथनिक, मजहबी और सेक्टेरियन बुनियादों पे बहुत वायलेंस था। उस जमाने की जो रिपोर्टिंग थी, आपने सर्वाइव कैसे किया? साफत इंटरेस्ट के बगैर नहीं होती, मजदूरी नहीं है क्या मजदूरी करेंगे? अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है साफत में तो अब ना करें, आप कुछ और काम करें। पाकिस्तान में ये बड़ा हादसा है, जब डिजिटल एज में एक अच्छा मौका था आगे निकलने का, तो उस वक्त भी ना मीडिया मालिकान ने तवज्जो दी, तो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि थोड़ा सा मीडिया आगे निकले। इंडिया के अंदर आप देखिए तो वायर को या स्क्रोल को, ऐसा जो क्विंट को कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो उसको एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अखलाकी तौर पे कि इसको थोड़ा फंड करे ताकि ये भी चले। अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान जनाब ज़ियाउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया भाई, बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट में ज्वाइन किया। इबाद अहमद हमारे साथ हैं। आज ज़िया भाई से हम बड़ी अहम बातें करेंगे, क्योंकि हमने ज़िया भाई की जर्नी देखी है। कराची से रिपोर्टिंग का इन्होंने आगाज़ किया और अब ये माशाल्लाह न्यूयॉर्क टाइम्स के कंट्रीब्यूटर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत इनकी शानदार स्टोरीज आती हैं, बड़ी तवातुर से आती हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का मसला रहा, हमने देखा कि बहुत सी इंतहा पसंदी वाली तंजीमें जो हैं वो गायब हो गई। पहले हम उनकी खबरें देखा करते थे, कुछ अखबारात ऐसे आया करते थे जो बड़ी नीश मार्केट के अंदर वो पढ़े जाते थे, वो गायब हो गए। तो मतलब चीज़ें गायब होती जा रही हैं, और गायब होते होते अब हमें लगता है कि शायद रिपोर्टिंग और कहीं खुदा न खास्ता सहाफ़त भी गायब ना हो जाए, और कोई ऐसे रिपोर्ट्स दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे जो हम सब बस बैठ के देख रहे हो ज़िया भाई, और वो खबरें एआई बना रही हो। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही होगा आगे? ये थैंक यू। पहले आपकी बात सही है। एक तो ओवरऑल पाकिस्तान में अगर आप पब्लिकेशन देखें, अखबारात देखें, टीवी देखें, तो आपको खबर नज़र नहीं आएगी। लकीली हमने अच्छे टाइम में काम किया पाकिस्तान के अखबारात में। जब खबरें होती थी अखबारों में, आप अगर अखबार खोलते थे, उर्दू अखबार या कोई अंग्रेज़ी अखबार, डॉन, द न्यूज़, जो भी, ट्रिब्यून, तो आपको एक इन्फॉर्म कमेंट्री मिलती थी अक्रॉस द कंट्री कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, केपी में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, मतलब रेस्ट ऑफ द सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। अब आपको वो खबरें नज़र नहीं आती। उसकी काफ़ी वजूहत है। एक तो जो मीडिया का अपना क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस। अब अखबारात उस तरह पे नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं रिपोर्टिंग पे। एक दौर में अखबार में 15-20 साफ़ी होते थे, अब 4-5 पे आ गए। डिजिटल मार्केट, डिजिटल मीडिया जब आया तो उन्होंने उस तरह उसको मतलब ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके। आज भी वेबसाइटें हैं, लेकिन वो कोई ओरिजिनल माल, पिटी हुई खबरों को, पिटी हुई खबरें अपना माल चलाते हैं, वो नहीं करे। कुछ लोगों ने कोशिश की थी, जैसे समा डिजिटल आया था तो उनका अपना ओरिजिनल काम वो प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर रहे। जिस तरह इंडिया में काफ़ी वेबसाइटें निकली हैं, स्क्रोल हो गया, वायर हो गया, उनकी एक अच्छी बड़ी, आप देखेंगे तो बड़ा अच्छा काम होता है। और उसमें लगता है कि उन्होंने एक नई लाइन ली है उन वेबसाइट से, कि वो टीवी वाली खबरें नहीं कर रहे, वो अखबार वाली खबरें नहीं कर रहे। लेकिन पाकिस्तान में ये बड़ा हादसा है कि हम वैसे भी सहाफ़त में दुनिया से बहुत पीछे ही रहे, लेकिन अब जब डिजिटल एज में एक अच्छा मौका था आगे निकलने का, तो उस वक्त भी ना मीडिया मालिकान ने तवज्जो दी। ज़ाहिर रियासत तो नहीं चाहती, और यहाँ के जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसने भी ऐसा कोई काम नहीं किया कि थोड़ा सा मीडिया आगे निकले। नहीं, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। खासतौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर जो है ना, इंडिया के अंदर आप देखिए तो वायर को या स्क्रोल को, ऐसा जो क्विंट को कॉर्पोरेट सेक्टर सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली वो उसको एक अपनी जिम्मेदारी समझते हैं अखलाकी तौर पे कि ये चलो इसको थोड़ा फंड करे ताकि ये भी चले, और साथ ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज वो है। हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट सेक्टर उस तरह काम करता नहीं है, और करता है लेकिन वो कुछ चैरिटीज़ पे काम करता है ज़्यादातर, या स्कूल्स या उस पर काम करता है, मतलब मीडिया के उस पर नहीं करता है। जिसकी वजह से मसला ये हो रहा है कि लोग हमारे अब उस तरह इन्फॉर्म नहीं हो रहे। और उसकी जगह जो ली है डिजिटल मीडिया ने, यूट्यूब ने, एक्स ने, फेसबुक ने, वहाँ मसला ये हुआ कि आज़ादी तो मिल गई आपको, लेकिन एक फेक न्यूज़ का एक बहुत बड़ा एक वेव आया। बहुत मुश्किल हो गया है आपको एक खबर वेरीफाई करना, और इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है कि आप बता भी दो कि तुम्हारी खबर गलत है, इट डजंट मैटर।
क्योंकि वो बंदा वो खबर इतनी शेयर हो चुकी होती है और बड़े बड़े लोग शेयर करते हैं वो ख्वाहिश पे वो खबर होती है। और मैंने वाकई में आपने बड़े लोग कहा ना, मैंने बड़े ज़हीन लोगों को देखा है कि वो फेक न्यूज़ जिस हौसले से शेयर कर रहे होते हैं, जिस बहादुरी से शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो एक पूरी पैरेलल दुनिया बनी हुई है फेक खबरों पे। मतलब उन फेक खबरों के मुताबिक जो बहरिया टाउन है वो इमारत ले चुका है और पाकिस्तान का वो पता नहीं कौन सा 100 साल का लीज़ है वो ख़त्म होने वाला है, तुर्की में क्योंकि लीज़ ख़त्म होने वाली है। अब अगर हम बताने की कोशिश करते तो वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। नहीं, उसकी वजह ये कि बड़ा मसला है लिटरेसी का, ऊपर लिटरेसी के साथ डिजिटल लिटरेसी का बहुत बड़ा मसला है। आप पहले देखिए तो कि ये खबर कहाँ से आ रही है, इसका सोर्स क्या है। मतलब एक क्लिप आ जाएगा, जैसे आपने मिसाल दी, कोई भी बात होगी लोग उसको धड़ाधड़ शेयर करते रहेंगे सवाब के तौर पे। बहरिया टाउन तो इमारत ले चुका ना, मतलब फेक न्यूज़ के मुताबिक, और हमारे लोग मान के बैठे हैं इस बात को, ऐसे हालांकि कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मसला है कि इस वक्त जो मुल्क में जो पॉलिटिकल कियोस है, सिक्योरिटी के बड़े मसाइल है, इकोनॉमिक मसाइल है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि लोग कन्फ्यूज इसलिए कि आपको एक इन्फॉर्म कमेंट्री नहीं मिल रही ऑथेंटिक कि असल में हो क्या रहा है जी। तो हर बंदा अपनी ख्वाहिशात को खबर बना के पेश कर रहा है। और अब मसला ये है कि आप बड़े बड़े साफ़ी देखेंगे, बड़े बड़े एंकर देखेंगे, वो अपने टीवी प्रोग्राम में या अपने न्यूज़ रिपोर्ट में जिक्र नहीं करेगा उस चीज़ का, या वो करेगा नहीं, या उसको अलाउ नहीं है, लेकिन वो ट्विटर पे आके बात करता रहेगा जी। तो इससे बड़ा मसला ये हो कि फुकदान हुआ है एक ऑथेंटिक खबरों का। अच्छा ज़िया भाई, इसके अंदर एक चीज़ को, इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं हेरल्ड में जब काम कर रहा था तो बदर आलम साहब ने एक जुमला कहा था, वो अब तक मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा लगता है कल ही कहा है वो। उन्होंने कहा भाई 2 किस्म की जर्नलिज्म होती है, एक होती है पावर पे, एक होती है पीपल पे। पावर की जर्नलिज्म वो है कि इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, इमरान खान ने ये कहा, बिलावल ने ये कहा, और जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर है उसके अंदर क्या मतलब यहाँ तक ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की जब मुलाकात हुई तो कितने खाने पके हुए थे, कितने खाने पके, 70 खाने थे, और उनकी तफसील क्या है, कितना तेल था उसमें, कौन सी रोटी थी उसमें, ये भी हमने देखे हेडलाइन में। ये है पावर की जर्नलिज्म। और एक है पीपल्स जर्नलिज्म कि एक आम आदमी का इशू क्या है। मैं जब आपकी खबरें पढ़ता हूँ, जैसे आपके न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लास्ट आपकी खबर आई थी कि जिसमें 2 खबरें जो आपकी, एक तो हीट वेव पे आई और दूसरा आपका है वो जो एक मंदिर पे जो एक आदमी जाता है और वो पेन ये करता है, और वो बहुत चली, वो खबर हर एक ने पढ़ी और सबने उसके अंदर एक इन्फॉर्मेटिव खबर थी। ऐसा क्या है हमारी इंडस्ट्री में कि हम इंग्लिश जर्नलिज्म ने ब्रेक किया था कि हम ये पीपल्स जर्नलिज्म पे आ रहे थे। हम जब एक एपेटाइट है, लोग पढ़ना चाहते हैं पीपल्स जर्नलिज्म, हम उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे? हम अब तक क्यों इस्लामाबाद के उस पावर सेंटर्स ही तक महदूद है हमारी सहाफ़त? नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। और मेरे ख्याल में ये जो, चूँकि अब तो एडिटर का पोस्ट रही नहीं, अब मालिकान खुद डील कर रहे हैं, सही, सेठ खुद डील कर रहे हैं, या तो एडिटर नहीं है या है तो ब्रैनामी है, वो ब्रैनामी है, सही है। तो मेरे ख्याल में अभी भी बहुत बड़ा एपिटाइट है। काफ़ी अखबारात ने रिवाइव भी किया है, खासतौर इंडिया के अंदर प्रिंट न्यूज़पेपर्स उन्होंने रिवाइव किया, उन्होंने अपना बाकायदा पेड सर्विस शुरू की है। मतलब आप अब जाएंगे द हिंदू या वो आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके, सही है, तो लोग पढ़ना भी चाहते हैं। मसला ये है कि हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को अपडेट नहीं किया। अखबारात ने आज सुबह से लेकर रात तक जो खबरें पिट चुकी है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, आर्मी चीफ ने ये कहा, हाई कोर्ट ने ये कहा, जज ने वो कहा, 10 वो मर गए, कल कोई बंदा वो खबर पढ़ने को तैयार नहीं है सुबह अखबारात में। आप कल उसको, कल आपको वो पढ़ चुका है एक्स से, फेसबुक से, टीवी पे या डिजिटल वेबसाइटों पे। आप कल कमेंट्री करें, आप कोई तजिया करें, आप कोई नई बात करें, आप कुछ और काम करें। आज आप अखबार उठा ले, वही खबरें होंगी, बड़ी खबर होगी, हाई कोर्ट की खबर, सेंट्रल गवर्नमेंट सीएम की खबर, प्रेस रिलीज। तो मैं क्यों पढ़ूँ प्रेस रिलीज? यार मैं कल पढ़ चुका हूँ। तो मेरे ख्याल में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अपने अखबारात को, अपनी रिपोर्टिंग को बंदा अपडेट करे। अगेन, नो वन इज़ रेडी टू इन्वेस्ट, क्योंकि अब वो कह रहे कि यार इससे पैसे निकालो, कहीं और लगा लो, अच्छे पैसे कमा लेंगे, यहाँ तो कुछ हो भी नहीं रहा है। तो यानी बेसिकली अगर अभी कोई शख्स जर्नलिज्म कर रहा है और अच्छी जर्नलिज्म कर रहा है, तो इट्स मोर बिकॉज ऑफ अ पैशन। प्रोफेशनली इतने पैसे नहीं आ रहे। क्या प्रोफेशनली आप देखो, अच्छी रिपोर्ट मांगता है टाइम, हाँ, रिसोर्सेज, सही है, और वो कोई देने को तैयार नहीं पाकिस्तानी मीडिया में। जो और पब्लिकेशन है जो बाहर के हैं, जैसे BBC उर्दू हो गया या कुछ
अरब फंडेड जो आजकल आउटलेट्स आए हुए हैं या कोई अमेरिकन अखबार आते हैं, जो भी वायर एजेंसी है, उनका मसला है कि दे आर रेडी टू इन्वेस्ट। उनको पता है कि इसकी एक मार्केट है। ये भी एक फिनोमेना हमने रिसेंट ईयर में देखा, जैसे आपने कहा कि अरब फंडेड न्यूज़पेपर्स यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आए, टर्किश के आए हैं, तो इससे जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें क्या फ़ायदा हुआ? कोई बेहतरी आपको नज़र आई इन लोगों के आने से इस गेम के अंदर? यार वही, क्योंकि एक वैक्यूम था और उन्होंने काफ़ी फिल कर दिया, क्योंकि आपके पास अब लोकल खबर है नहीं, तो और काफ़ी बेरोजगारी थी, तो आज काफ़ी लोगों ने स्विच किया उस तरफ। अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी रिपोर्टिंग भी आती है, और थोड़ी सी एक हद तक वहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंस भी है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया तो किसी न किसी तरीके से फिर आप अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं कि भाई आपको ये लिखना है, हलाक नहीं शहीद लिखना है, और ये लिखना है, उसमें फिर वो मसला नहीं होता। तो ये कुछ बड़ा असर पड़ा है इंडिपेंडेंस। अच्छा, आप बताएं ना, कराची आप किस सन में आए, आपने रिपोर्टिंग कब से शुरू की? और अब अगर हम 2025 को देख रहे हैं, जो हालात हैं, जब आपने रिपोर्टिंग शुरू की थी तो उस वक्त के क्या हालात थे, उस वक्त क्या चैलेंजेस थे? देखिए, एक तो बात यह कि मास्टर मैंने किया 2005 में, और उसके बाद मैं एक थिंक टैंक में काम कर रहा था SDPI में, लेकिन चूंकि सहाफ़त का मुझे शौक था स्टूडेंट पॉलिटिक्स के टाइम से। सहाफ़त मैंने प्रॉपर जो शुरू की 2011 में शुरू की, फ्रीलांस फ्राइडे टाइम्स के लिए, मुख्तलिफ पब्लिकेशन के लिए। फिर मैंने द न्यूज़ भी प्रॉपरली ज्वाइन किया एज ए रिपोर्टर, जो मैंने 5-6 साल चलाया, लेकिन साथ साथ मैं न्यूयॉर्क टाइम्स या अदर पब्लिकेशन में लिख रहा था। उस वक्त फिर भी यह था, एक कंपटीशन था, आपका मुकाबला था, चंद लोग डॉन में थे, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, चंद ट्रिब्यून में थे, तो हर बंदा चाह रहा था कोई अच्छी रिपोर्ट लिखे यार, कोई वो। फिर ओवर द ईयर्स, खास तौर कोविड के बाद बड़ा मसला हुआ है मेरे ख्याल में। कोविड के बाद वो शुरू हुई, मतलब डाउन साइजिंग शुरू हुई, लोग निकाले गए, तनख्वाही कटी गई है, तनख्वाही मिलती नहीं है टाइम पे। तो ऐसे माहौल में, और साफ़ी तो बड़ा एक मतलब लोग पहले करते थे शौकिया, अब कैसे गुजारा होगा आपका 50-60 हज़ार रुपये में गुजारा होगा, 70 हज़ार रुपये कैसे गुजारा होगा? तो बात तो वही आ गई ना ज़िया भाई, वही क्या पैशन वाली, कि अगर किसी शख्स को बस एक फील आ रही है तो तभी वो सहाफ़त कर रहा है। मैं इसमें एक वाक़या सुनाऊंगा यहाँ पे। तो मैंने अंडरग्रेड किया और मेरी डिसर्टेशन थी रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इन पाकिस्तान, और लंदन से। तो अब उसकी रिसर्च के लिए जब आपने किया तो गूगल पर एक ही शख्स का काम आया जा रहा है, सही है, कोई भी लिंक खोलो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म पे ना, ज़ियाउर रहमान साहब। तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे थे वो। कोशिश तो की होगी ज़िया भाई। यार असल में मतलब ये टाइम था, ये एक टाइम था जब एक बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान की। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त पाकिस्तान के जो सोशियो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के हालात थे, उस पर हम बड़े वो थे। अफगानिस्तान में अमेरिका की फौजें थी, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट था, अलकायदा थी, TTP थे, तो उस ज़माने में बड़ा लोग पढ़ते भी थे और लोग हम जाते भी थे, रिसर्च भी करते थे। अब मेरा ख्याल में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के निकल जाने के बाद भी एक ये बड़ा मसला हुआ कि इस रीजन से इंटरनेशनल फोकस खत्म हो गया। ये बड़ा असर पड़ा इसका भी। अच्छा, वो तो एक इंडस्ट्री लगी हुई थी ना। हमारे पास फैजुल्ला साहब आए थे, उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की कि यहाँ की कुछ तंजीमें जो थी वो कहती थी कि अमेरिका जाओ लड़ने के लिए, अमेरिका जाओ। फिर एक दिन ये हुआ कि अमेरिका यहाँ आ गया, तो अब वो परेशान हो गया कि अब कैसे लड़ें, तो फिर उन्होंने करना शुरू किया। तो वो जो टाइम था कि जिसमें जिहाद के नाम को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया, ज़रा पे इंतहा पसंदी की फैक्ट्रियाँ भी हमारे यहाँ लगी, तो उस ज़माने की जो रिपोर्टिंग थी, तो वो फिर उसमें हमें समझ ये नहीं आती आपने सर्वाइव कैसे किया, क्योंकि कराची तो बहुत ही डेंजरस प्लेस था। यहाँ पर एथनिक वायलेंस हो रहा था, यहाँ पर मजहबी और सेक्टेरियन बुनियादों पे बहुत वायलेंस था, और आप जो खबरें किए जा रहे थे, मतलब आपकी खबरें अंग्रेजी में क्या वो जो उनको पढ़ना नहीं आती थी या उस वक्त ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे वो? या ये बड़ी अहम बात है। इंग्लिश में थोड़ी सेफ्टी थी, कुछ सिक्योरिटी थी बनिस्बत उर्दू के। एक चीज़ ये भी थी कि जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए, मैंने एक मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से, और वो एक ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ने आते ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास के होते हैं। कराची की जो कच्ची आबादी होती है, लोअर मिडिल क्लास इनकम आबादी होती है, इतने बड़ा और सेक्ट वाइज या क्लास वाइज बड़ी एक डाइवर्स यूनिवर्सिटी थी। तो वो जो आपके कॉन्टेक्ट बने, कोई आपका क्लास फेलो या यूनिवर्सिटी फेलो, कोई MQM में, कोई सिपा साहब में, कोई पुलिस में अफसर भर्ती हो गया, कोई कुछ क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो हमने वो हमारे जो कॉन्टेक्ट थे उन्होंने बड़ा हेल्प किया हमें कराची की रिपोर्टिंग करने में और समझने में बड़ी आसानी हुई। ये वो टाइम था कि मुझे फील हुआ कि जो मैंने न्यूज़ ज्वाइन किया था उसके मकसद भी ये था कि कराची को थोड़ा सा डिफरेंटली कवर करें, क्योंकि उसकी एक मखसूस टाइप की रिपोर्टिंग हो रही थी, मखसूस एरियाज की रिपोर्टिंग हो रही थी। लोग लगा बंदा काम हो रहा था, लोग निकल नहीं रहे थे कि यार कराची में मुख्तलिफ
बहुत बड़ा शहर है, बल्कि मुल्क जैसा। अच्छा देखिए ना कितने सामने की बात है, वो जो एक लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ था वो हम बात कर रहे थे, तो मुझे याद है पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है, ये सीट फलाने ने जीत ली, ये फलाने ने जीत ली। आपने खबर निकाली कि वो पता नहीं कौन सा कराची का दूर दराज का इलाका था, वहाँ पर वो कोई सिपा साहबा वाले भाई हैं जो तंजीम का नाम बदल गया है, और वो उसने सीट निकाल दी, और अगले दिन हमने देखा कि पूरा वो नैरेटिव मेन स्ट्रीम पे बदला आपकी खबर की वजह से। तो इसमें दो सवाल आते हैं मेरे एक साथ। एक तो ये कि आपको ये लीड कैसे मिली, कि आप ढूंढते थे कि मुझे कुछ अलग काम करना है? दूसरा ये कि अगर आप ये कर सकते तो बाकी जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी वो क्यों नहीं कर रही थी? एक चीज तो ये कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सहाफत इंटरेस्ट के बगैर नहीं होती, ये कोई आम मजदूरी नहीं है कि आप मजदूरी करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सहाफत में तो आप ना करें, आप कुछ और काम करें। बिल्कुल ठीक, सही है। अगर मुझे मतलब ये वो काम है कि पैसे कम ही होना बंदे करने को तैयार होते हैं। मतलब अब मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो फ्री में कर रहे होते हैं, सही है, लेकिन उसको करना होता है, नंबर एक। नंबर दो कि आप बैठते हैं कहाँ है। जैसे आपने एक बात की ना कि पीपल्स रिपोर्टिंग, तो आप जब आम लोगों से मिलते हैं, इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में आपकी गैदरिंग होती है, आप प्रेस क्लब जाते हैं, आपके पास दोस्त मिलने आते हैं, कभी आप वहाँ गए कभी वहाँ गए, लोग बात करते हैं यार हमारे, फिर आपके ताल्लुक बन जाते हैं जो पार्टी की जो मिड लेवल या लो लेवल के लोग होते हैं, आप फॉलो करते हैं उनको। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ सहाफ़ी मामून नहीं होता कि टॉप लीडरशिप से ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मिड लेवल है या जो थर्ड टियर ऑफ लीडरशिप है उससे उतना कनेक्टेड नहीं होते, तो खबर वहाँ की निकाल नहीं पाते। खबर तो आपको मिड लेवल का देगा, टॉप लीडर तो आपको पॉलिसी स्टेटमेंट देके आपको मतलब आपसे जान छुड़ा देगा, खबर आपको मिलती है। आप नहीं, इसमें जो मेरा सवाल था ना पर्टिकुलर कि जैसा कि यहाँ पर हमारी जो तंजीमें थी मजहबी तंजीमें, मतलब आप अंग्रेजी अखबार में काम कर रहे हैं, मजहबी तंजीमों से इतना आपका अच्छा रब्ता की खबरें निकाले जा रहे हैं, तो ये मतलब ये कैसे हमें इतना शौक हुआ, और फिर ये बाकी लोगों ने इस तरह से इसको क्यों फॉलो नहीं किया? एक चीज़ तो ये कि आपकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव। उनको भी अंदाजा था कि यार ये रिपोर्टिंग जो कर रहा है ये कोई बाइस रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, ये बड़ा बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर ये हमारे खिलाफ भी लिख रहे तो हमसे बात भी कर रहा है। अक्सर मजहबी तंजीमों का ये शिकवा है ना कि अंग्रेजी मीडिया में उनको जगह नहीं मिलती, उनकी खबर नहीं लगती, उनकी बात नहीं सुनते। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको चूंकि पता था कि आप ऑब्जेक्टिवली लिख रहे हैं तो वो आपको नहीं, तो अब जब एक्सेस देते थे। मजहबी की बात नहीं, हर रिपोर्टिंग आप जब ऑब्जेक्टिव करते हैं, आप सबसे बात करते हो, आपकी रिपोर्ट में जब फेयरनेस होती है, बैलेंस, आप सबसे बात करते हो, फिर इतने बड़ा मसला नहीं बनता है। हमारे मसला ये भी है कि लोग की अपनी बाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में कोई एक्सेप्ट करे ना करे, एक मजहब मैटर, रिलीजन मैटर्स, सही है ना। काफ़ी लोगों की सियासत मजहबी है, काफ़ी लोगों की एटीट्यूड मजहबी होती है, काफ़ी। तो आपको यू कैन नॉट आइसोलेट पीपल। जब हम बात करते हैं लोगों की, तो मजहब भी उनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है, सही है। तो मैं किसी बंदे को इस बुनियाद पर मुझे अच्छा ना लगे कि यार वो प्लानी मजहबी ख्यालात का हामी है या मैं उस ख्यालात का हामी हूँ, ये अगर आप अपनी रिपोर्टिंग में शो करेंगे तो फिर बड़े मसले बनते हैं। ये बड़ी अहम बात की ना, इसमें आप कंटिन्यू करेगा, सॉरी कट यू ऑफ, कि इसमें हमने देखा है कि अंग्रेजी मीडिया में एक लिबरल बायस तो है ना, कि वो क्योंकि मेरा बताया कि मजहबी जो है वो घर से ताल्लुक़ है और मजहबी लोगों में हम रहते हैं ना, तो हमने हमेशा से सुना कि इंग्लिश मीडिया हमारे लिए बहुत बायस है और ये हर मजहबी तबके का गिला है। तो उसमें आपको ही बड़ा क्रेडिट जाता है कि आपने मेरे ख्याल से उस गिले को दूर भी किया और बल्कि वो रास्ता भी दिखाया। वजह क्या है? हाँ, आप जब मिलते हैं लोगों से ना, तो फिर लोग आपको जानते हैं, आप जब रिपोर्टिंग करते पढ़ते तो वो आपसे फिर खुल के बात करते हैं। उसको पता है कि ये बंदा इज नॉट बाइस्ड जी, सही है। मैं अगर मदरसों पे भी करता हूँ कोई रिपोर्ट, तो क्योंकि एक जैसे मैं काफ़ी काम किया मदरसों पे, अब काफ़ी लोग हमारे यहाँ एक होती है कि हम हर चीज़ का जिम्मेदार ठहराते हैं मदरसे को। ऐसा नहीं है, कोई हर मदरसा भी ये नहीं है कि कोई टेररिज्म पिला रहा है या कोई वो पिला रहा है। लोगों के अकीदे हैं भाई। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारे कुछ बच्चे मदरसे में पढ़े, तो लोग अकीदा ये है कि अगर ये हाफिज़ कुरान बनेगा तो हम जन्नत जाएंगे। काफ़ी लोग अकीदे होते हैं, तो हमारे लोग समझते नहीं इन चीज़ों को और वो डायरेक्टली अटैक करते हैं मदारिस पे। खामी हो सकती है, हर एक खामी होती है। स्कूलों भी जो हमारे यहाँ आम स्कूल है, तनकीद की वजह वो अटैक करते हैं, तो वो फिर डिफेंसिव। तुम कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, इसके अंदर यही वाली बात जो आपकी बात की थी ना, कि एक चीज़ है कि बिल्कुल बायस है। जिस दिन नज़र आया कि जो हमारा उर्दू प्रेस था वो एक तरफ था, वो एक इस्लामी तंजीम से के निकले हुए लड़के जो लोग थे वो गए और उनकी जो एजुकेशन रिपोर्टिंग और दीगर जो रिपोर्टिंग आई उसमें एक बहुत ज़्यादा झुकाव रहा, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल टिल्ट रहा।
अच्छा, इंग्लिश प्रेस के अंदर आया लिबरल बायस। जिस चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ महसूस हुई ना ज़िया भाई, वो ये कि जो लिबरल बायस भी था, लेकिन उस सोसाइटी के नुएंसेस की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। कि जो डेस्क का जो बंदा बैठा हुआ है, जो सोसाइटी के अंदर नहीं गया, रिपोर्टर निकला है, लेकिन क्योंकि डेस्क वाला बंदा नहीं निकला, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा एक फॉल्ट है, और उसकी रिपोर्टिंग के अंदर वो रिफ्लेक्ट भी होता है। नहीं, मेरे ख्याल में डेस्क बहुत मैटर करता है। जो डेस्क के एडिटर होते हैं, उसका काम सिर्फ ये नहीं कि आपकी स्टोरी एडिट करे, उसका काम ये भी है कि आप फैक्ट चेक भी करें, और आप देखें कि आया ये स्टोरी वन साइडेड तो नहीं है, बैलेंस से नहीं है, आया ये क्या बहुत ज़्यादा, मतलब स्टोरी की भी अखलाकियात होती है, मतलब क्या कोई बहुत ज़्यादा कोई इस बंदे के अपने कोई बाइसेस सामने तो नहीं आ रहे, रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे वो। सही। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात यह कि हमें बड़े अच्छे एडिटर मिले, लोकली भी और इंटरनेशनली भी, जिनसे हमने काफ़ी सीखा, और उन्होंने बड़ा इंकरेज भी किया कि यार मतलब ये बहुत बहुत मैटर करते हैं इंकरेजमेंट, क्योंकि हमारे लोग नहीं करते हैं। वो समझते कि तुम्हारा काम है 2-3 स्टोरी फाइल करो दिन में, ये तुम्हारी दिहाड़ी है। स्टोरी दिहाड़ी मानता हूँ, चलो आपकी सैलरी उससे आ रही है, लेकिन जब आपका उसमें कोई अपनी कंट्रीब्यूशन हो, कुछ काम करे, कोई मज़ा भी आपको आए, जब छपे स्टोरी, तो एक वो फील बड़ा करता है। आप जितने भी स्टोरी आपको छपे, अच्छा, हज़ारों छपे, 100 छपे, 20 साल हो जाए, लेकिन आपकी जब स्टोरी छपती है, आप जब उसको देखते हो, तो वो जो एक मज़ा आपको आता है। तो अब इसके अंदर ये बताएं कि अब तो नहीं, लेकिन एक ज़माने में रीट्वीट्स बहुत मैटर करते थे, कि जितने ज़्यादा रीट्वीट्स हो रहा है, जितने ज़्यादा विजिबिलिटी एल्गोरिथम्स के ऊपर आ रहे हैं, वो चीज़ उठ रही है। उससे बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी निकले, लेकिन उस रीट्वीट से आपके कुछ न्यूज़ इन्फ्लुएंसर्स या फिर ऐसे लोग भी निकले कि जिन्होंने फेक न्यूज़ बहुत फैलाई। तो एक्स ने आपकी जर्नलिज्म को ओवरऑल फ़ायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया? मेरे ख्याल में इस पर इसको हम डिवाइड करेंगे पीरियड्स में। एक ज़माने तक बड़ा अच्छा फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन बाद में जब ये, अब तो बहुत गंद मच गया है, मतलब सोशल मीडिया पे अब तो हम खुद भी शेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो खुद भी शेयर नहीं करते हैं। आप लिंक शेयर करेंगे किसी न्यूज़पेपर का, तो वो ट्विटर या जो भी एक्स या फेसबुक शेयर नहीं करेगा उसको, तो लोग रीच कम कर देते हैं। तो ये है कि आपकी बात सही है कि उस एक ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे लोग होते थे, हमने काफ़ी लोग नए ढूंढे, एक्सपर्ट्स ढूंढे, पॉलिटिकल एनालिस्ट ढूंढे, आपके कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़े, अब हमने काफ़ी लोग नए मिले इसकी वजह से कि यार कोई सक्कर बैठा हुआ है, कोई मुल्तान बैठा हुआ है, कोई डेरा गाजी खान बैठा हुआ है, कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, PhD कर रहा है, तो एक बड़ा अच्छा था। अब वो मैं देख रहा हूँ कि वो लोग भी काफ़ी हद तक मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं उस तरह, मैं भी नहीं कर रहा हूँ उस तरह यूज़। मतलब ये कि वो फेक न्यूज़ है या जो प्रोपेगेंडा पुशिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब हमें प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हो गया है, अब पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। अब भी जो आपको साथी नजर आएंगे तो अपनी ख्वाहिशात, न्यूज़ से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के ऊपर वो कर रहे होते। कोई एक ने नून लीग की लाइन पकड़ी हुई है, किसी ने PTI की लाइन पकड़ी हुई, तो लाइनें बहुत हो गई अब। अच्छा, इसमें एक्स तो हमने देखा कि फिर बंदी कर दिया रियासत ने, वो फिर जंग हुई तो वो जंग का शुक्रिया फिर उन्होंने वो खोल दिया। इसी जैसे ये एक्स बंद हुआ तो इस तरह से हमारे पास कुछ पुराने अखबारात बंद हुए। जैसे भी हम बात करते हैं कि ज़रब मोमिन अखबार आता था, यानी आपने एक दफ़ा स्टोरी की थी द न्यूज़ में गुजराती अखबारों की, तो वो जो सब अखबारात थे वो दौर कैसा आपको याद आता है? थोड़ा सा देखने वालों को बताएगा, हमने तो वो आपकी खबरें पढ़ी हुई हैं। देखिए, एक तो ये बात है कि कराची बहुत इंपॉर्टेंट शहर है हर लिहाज से, मुख्तलिफ कल्चरल कम्युनिटीज़ हो, गैंग वायलेंस हो, जिहादी तंजीमें हो, सबके हवाले से सब कुछ मिलेगा इधर अब, और सब कुछ आया भी और सब कुछ गया भी। सदर मार्केट जैसे एक अखबार था जानबाज, हाँ। वो बेसिकली लियारी के गैंगस्टरों का अखबार था, मतलब उसकी उसमें गैंग्स की खबरें आती थी, दे वर थ्रेटनिंग ईच अदर। उसकी हेडलाइंस बताया ना, हेडलाइंस बताया कि भाई मैं, हमने एक बड़ा लॉन्ग फॉर्म पीस किया था, मैंने और लॉरेंट ने और निदा करमानी ने जानबाज अखबार पे। बहुत इसके बाद फिर एक गुजराती अखबार थे दो, मिलर। इसकी हेडलाइंस बताया, जैसे फोन मंजूर काका तुम इस गली में आए मैं तुम्हें गंजा कर दूंगा। अगले दिन मंजूर काका की आ रही है मैं आगे उस गली में तुम कहाँ। इसका होता ये था कि आज आपने इनके रिपोर्टर फोन करते थे डेस्क से कि यार मिस्टर ए गैंगस्टर, मिस्टर बी ने बोला कि अगर ये कल आया तो मैं इसको ना लटका दूंगा उल्टा, तो तुम मेरे तरफ से ये लिखो, मैं 5,000 तुम्हें इजी पैसे कर रहा हूँ ना। तो ये अखबार ने बड़े लोग लड़ाया, बहुत लड़ाया इन्होंने इस अखबार ने। वो अगले दिन जवाब आता है। और दूसरी बात ये थी कि ये अखबार बड़ा मशहूर था 2-3 कामों के लिए, इस काम के लिए भी, और साथ साथ जो लाशों की फोटोज होती थी ना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। अच्छा। एक ज़माने में तो जो दोपहर के अखबार थे, अवाम और कौमी अखबार, इनमें फोटोग्राफरों की रेस होती थी कि जो कितने लोग मरे, और बहुत बड़ा वायलेंस था कराची में पॉलिटिकल, आपने जो जितने मरे सबकी तस्वीर लगाई नहीं लगाई। फिर बाद में काफ़ी चीज़ें आई कि यार
तस्वीर लगाना अनएथिकल है, फलाना है, लेकिन पहले लोग लाशों की तस्वीर लगाते थे, मतलब ड्रिल हुआ है, किसी की आंख हुई है, मतलब बड़ा खतरनाक वो था। नहीं, अगर कराची के न्यूज रूम में एक पॉलिटिकल पार्टी का रिपोर्टर जरूर होता था। हाँ। उसका नाम नहीं ले। अच्छा, दूसरी बात ये थी, अल्ताफ भाई का टाइम अब नहीं है। दूसरी बात ये थी फिर गुजराती अखबार थे, मिल्लत और दूसरे का नाम भूल गया, वतन। अब चूंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है गुजराती, मेमन कम्युनिटी, जो गुजराती स्पीकिंग काफ़ी बड़ी मुख्तलिफ कम्युनिटीज लैंग्वेज बोलते हैं। अब मसला ये है कि बड़े तो पढ़ रहे हैं, नौजवानों को ये लैंग्वेज बोलनी आती है, पढ़नी नहीं आती। मेमनी तो बोली है ना, गुजराती जबान है, तो गुजराती में लिखा जाता है, तो कई मेमन हज़रात ऐसे हैं तो गुजराती पढ़ते थे। अब जैसे मैंने 2-3 स्टोरी की, अब मसला ये है कि इनके पास 3-4, दोनों अखबारों के पास 3-4 सीनियर सब एडिटर है, रिपोर्टर खबर लाते हैं उर्दू में, ये इसको तर्जुमा करते हैं गुजराती में, और लोग पढ़ते हैं, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो पढ़ते हैं। और उसके अंदर भी 1 पेज या 2 पेज उर्दू पेज के भी होते हैं, ताकि जो उर्दू पढ़े तो उनके लिए भी हो। तो मैं ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अखबारों का बंद नहीं होना चाहिए। बीवी को आपकी उस स्टोरी का बताया ना गुजराती अखबारों का ना, तो वो बता रही थी कि उसके यानी दादा ने, मेरी बीवी के दादा भी गए, वो पढ़ा करते थे वाले अखबार, लेकिन वो फिर बंद हो गए। तो उसका बंद होने का मतलब ये कि वो ऑडियंस ही खत्म हो गई है। अखबार अभी भी है, ऑडियंस खत्म हो गई, नई नस्ल नहीं पढ़ रहे। वो असल में अखबार का मसला, लैंग्वेज खत्म हो गई, लैंग्वेज खत्म हो गई पाकिस्तान में। तो इस लैंग्वेज के बारे में जो काफी लोगों ने बताया, जब भुट्टो ने स्कूल्स नेशनलाइज किए तो बड़े बड़े गुजराती स्कूल भी नेशनलाइज हुए। तो उसके बाद जब वापस किए तो गुजराती लैंग्वेज उसका बड़ा असर पड़ा है उन पे। और ना अदरवाइज गुजराती पढ़ाई जाती थी, इस शहर की बड़ी लैंग्वेज थी। और काज़म की ज़बान भी थी, मादरी ज़बान गुजराती। और अभी भी आप देखिए, सिर्फ इंडिया में कोई 60-70 गुजराती अखबार है उसके गुजराती स्टेट में, गुजरात स्टेट में। और ये हमने वो जो नेशनलाइजेशन के नतीजे में वो स्कूल बंद हुए तो ज़बान पढ़ाने का सिलसिला ख़त्म हुआ, और वो भी होते 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 वो गायब ही हो गए लोग। फिर आपने जिक्र किया ज़र मोमिन अखबार का। ये जामत रुशीद के एक अखबार था जो रिसेंटली बंद हुआ, 4-5 साल पहले बंद किया इन्होंने खामोशी से। एक बड़ा अहम अखबार था अफगानिस्तान के सोकाल जिहाद में, इनमें खबरें आती थी, इंटरव्यूज आते थे, क्या हो रहा है। फिर उनका एक और अखबार आया था डेली इस्लाम, उन्होंने बात में इसको प्रॉपर अखबार बना दिया, लेकिन ज़र मोमिन का बहुत बड़ा रोल रहा है। फिर और जितने भी ग्रुप थे उनके भी अखबार निकले थे, नवाज दावा का अखबार निकला था, अच्छा, सबके पर अखबार निकलते थे। लेकिन ये बहुत टॉप का अखबार था, जो स्ट्रीट न्यूज़पेपर था, कलर पेज का, जो लोग जुम्मे की नमाज के बाद मतलब बिकता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि नया 9/11 हुआ था और एवरीवन वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। पर्सपेक्टिव मिलता था ना, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई अखबार, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो आप बात कर रहे हैं कि अखबारों को करना चाहिए, ये वो अखबार आते जो काम कर रहे थे। ठीक है, आप उनके पर्सपेक्टिव से, उनके एंगल से इख्तलाफ इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा नहीं है कि हमारे मजहबी अखबार ज़्यादा पढ़े गए, हमारे मदारिस में जो है पढ़ने का कल्चर ज़्यादा रहा। अभी भी मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने लोग मदारिस में, एक स्टडी आई थी पिप्स की तरफ से, उन्होंने कहा कि मदरसे के बच्चे क्या करते हैं फारिग टाइम में, मौजूद है ऑनलाइन, तो कहते कि मोस्टली जो है ना वो अखबारात या रसाइल पढ़ते हैं, मजहबी अखबारात, मजहबी रसाइल या फिर आम अखबारात। तो मदरसों के उसमें एक कल्चर है, वो अपने चक्कर में पढ़ते हैं, अपने आप को इन्फॉर्म करने के लिए पढ़ते हैं। तो उनकी वो एक्टिविटी और हॉबी भी यही लगे पढ़ने के। और वो जो हमारे जो बुक फेयर्स हैं कराची में, आप जब जाएं तो यहाँ पर आपकी एक बहुत बड़ी तादाद आपके मदारिस के आते हैं। जब एक ये भी बात बताएं कि जैसे अब आपने कहा कि ये रिलीजियस अखबारात थे, इसमें चलते थे, ऑफ कोर्स इनकी पब्लिकेशंस होती होंगी, इनकी एक ऑडियंस होती होगी। आज हम देखते हैं कि वो ऑडियंस शिफ्ट हो गई है डिजिटल के ऊपर। फेसबुक पोस्ट, बहुत से लोग हैं कि जिन्हें शायद दे आर नॉट पॉपुलर ऑन स्ट्रीट्स, बट दोज हु आर यूजिंग डिजिटल मीडिया, फेसबुक और उसमें आपको उनका नाम पता है कि यार उनके कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं और आपको मिलते हैं, और बड़ी फॉलोइंग है उनकी, बड़ी फॉलोइंग है, बड़े लाइक्स, बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये जो फिनोमेना है, एज अ जर्नलिस्ट आप क्या देख रहे हैं कि जैसे, क्योंकि अब तो खबर तो है, लेकिन खबर का ट्रांजिशन कर गई, मीडियम चेंज हो गया है, आगे आने वाले वक्तों में क्या ये आपके न्यूज़ इन्फ्लुएंसर्स ये बन जाएंगे या बन चुके हैं कि मैं यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव तय कर रहे होंगे सोसाइटी के अंदर, न्यूज़ मेकिंग या फिर न्यूज़ ओपिनियन मेकिंग ये कर रहे होंगे? मैं अभी इसमें आपको मिसाल दूँ, मैं और एक हमारे दोस्त अभी गए थे कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले, जब वो आए थे, अपना नाम भूल गया मेरे, ये जाकिर नाइक साहब जी, डॉक्टर गवर्नर हाउस। तो मैं देख रहा था कि इतने लोग नहीं थे कराची में। तो मेरे दोस्त थे वकील रहमान साहब, वो मजहबी वकील साहब जमात
जमाते हैं, चीज़ें कवर करता है, तो उसने कहा एक और चक्कर है। अच्छा, कंटेंट भी अच्छा बनाते हैं ऑनलाइन वो अपना। वो कह रहे कि जाकिर नाइक की मार्केट उस वक्त थी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया नहीं था और इनका पीस टीवी आता था, लोग देखते थे कि यार इसको हम सुने क्या कह रहे हैं। अब पाकिस्तान में हर यूट्यूब पे हर बंदा जाकिर नाइक बना हुआ है। अब उसकी इसलिए मार्केट बनी नहीं। तो अभी जो हमने नाम लिए, मतलब बड़े बड़े नाम है हर सेक्ट के, हर बंदे की कोई लाखों मिलियंस फॉलोअर्स हैं, तो हर बंदे को अपना लोकल जाकिर नाइक मिल गया। तो हम देख रहे थे उस तरह वो लोग जमा नहीं हुए इस बार। एक जालम पहले कहते थे हम समझ में बहुत बड़े मतलब वो क्रेज था, वो एक तो पूरी जनरेशन गैप भी आया ना, बहुत बड़ा एबीसी कह रहे बहुत बड़ा गैप भी आया। जनरेशन ने तो उनको पीस टीवी पे देखा नहीं। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशन गैप को अंडरस्टैंड करना। आया वो मीडिया हो, सियासी जमात हो, मजहबी जमात हो, फैमिली हो, हर जगह हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे नई जनरेशन के इश्यूज को। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा। हम हर चीज को कहते कि यार क्या पता, और उनसे नहीं पूछते ना कि तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या सोचते हो। ये जो पीटीआई का फिनोमेना है, ये क्या है? क्या है ये? सही नई जनरेशन है, ये जनरेशन है। या आप देखिए डिजिटल पे, मतलब ये एक नई दुनिया है और हम लोग बिल्कुल कटे हुए हैं। अच्छा, वो पूरी पैरेलल दुनिया है, उनका पूरा एक मीम कल्चर है, उनके अपने जार्गन्स हैं, उनकी अपनी इस्तिलाहात हैं। और वो विद टाइम ये हो रहा है कि जो हमारी, मतलब हम तो मिलीनियल्स हैं, हमसे जो पीछे के लोग हैं ना, वो उनसे बहुत दूर हो रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इनकी लैंग्वेज भी अलग होती जा रही है, वो लिंगो ही अलग है कि और वो मसला भी अलग है, वो बयान करने का अंदाज भी अलग है। अच्छा, लेकिन एक जनरेशन का हमारे जो मिलीनियल्स है, एक मसला रहा ना कि ये जो रेडिकलाइजेशन का मसला रहा, क्योंकि आपने उस पर बहुत काम किया और फिर उसमें सोशल मीडिया ने एक बड़ा मनफी किरदार अदा किया कि उस रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को तेज़ किया। तो आपने क्या देखा अब यहाँ से कराची से लेकर खैबर तक कि जो लोग हमारे नौजवान, जो लोग जो इंतहा पसंदी की राह पे चले और उसके अंदर ऐसी तंजीमों का किरदार था और उन्होंने फिर बड़े जदीद टूल्स इस्तेमाल किए, तो ये प्रोसेस को किस तरह से देखा आपने? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और जैसे मैंने कहा ना कि डिजिटलाइजेशन ने सब कुछ चेंज कर दिया, वहाँ जिहादी लैंड से बड़ा चेंज हुआ है। एक ज़माने में, मैं आपको छोटी मिसाल दे रहा हूँ, हर फॉरेन आउटलेट, पब्लिकेशन, टीवी चैनल या पाकिस्तानी ने एक रिपोर्टर रखा हुआ था पाकिस्तान के कबायली इलाकों में कि कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो आपकी चूँकि एक्सेस है तो आप किसी भी टीटीवी के तर्जुमान से ना हमारे लिए मौक़िफ़ ले लेना कि आया तुम लोगों ने हमला किया नहीं किया है। जनूबी वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, हर जगह। अब किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वो खुद ट्विटर पर डाल देते कि यार हमने किया, या टेलीग्राम बहुत इस्तेमाल करते हैं। सही, नंबर एक। नंबर दो, एक ज़माने में जब हम पढ़ते थे तो जो जिहादी तंजीमें लोग भर्ती करते थे तो वो पहले आपको देखते थे, फिर आपको मैगजीन देते थे कि पढ़ें, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, फिर आप कन्वर्ट होते थे। अब तो डिजिटल मीडिया आपने भेज दिया, वीडियोस बहुत पावरफुल चीज़ होती है, वीडियोस देख के लोग बड़े इंस्पायर हो जाते हैं। और फिर तो सेल्फ रेडिकलाइजेशन वाला अमल जो है, क्योंकि आपने इतना माल डाल दिया जी, और फिर उसमें वल्नरेबल बच्चों को टारगेट किया, बिल्कुल डिप्रेशन में और ऐसी डीप, मतलब ऐसी वेबसाइटें हैं कि मतलब गवर्नमेंट के नोट, मतलब रोक नहीं सकती उसको, कंप्लीटली बहुत आगे है। मतलब ये बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है ये। मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से, वहाँ पे कुछ बच्चे रेडिकलाइज होकर निकल गए और वो फिर बाद में उनकी फैमिलीज के लिए तो मसाइल हुए, बड़े मशहूर केसेस हैं। अब देखें ना उनकी, अब देखिए हर तंजीम की, टीटीपी को देखे, दाइश को देखे, अलकायदा को देखे, यार उनकी पीडीएफ के अंदर मैगजीन्स, वीडियोस, रेडियो इंटरव्यूज, फिर उन्होंने फोरम बनाए हुए हैं। सही है, जो काम मीडिया को आप मशवरा दे रहे हैं वो सब वो कर रहे हैं। नहीं, वो कर रहे हैं, और एक बड़ी एक डिजिटल स्पेस में वो काम हो रहा है। ये बड़ा खतरनाक है, ये बड़ा खतरनाक है। पहले तो ये था ना कि आप बाकायदा प्रैक्टिकली जाते थे ना, कि किसी मदरसे के बच्चे को या किसी कराची यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को पकड़ के, मतलब देखते थे इसके अंदर करंट है, थोड़ा काम करे इस पर, कोई स्टडी सर्कल में ले गए, कोई मैगजीन दमा दिया, ये पढ़ लो। अरे मेरे साथ खुद हुआ एक मस्जिद, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ने चला गया, वो अंकल ने यूँ देखा और फिर वो बैठे, जिंदगी का क्या मकसद है, और तो मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ, क्या नहीं, और वो देखें वहाँ जुल्म हो रहा है उस मुल्क में और जहाद पे हमें जाना चाहिए। तो मुझे समझ आ गई ये कोई रिक्रूटर टाइप के अंकल है, तो मैं उनसे बस वो नमाज पढ़ के वहाँ से सलाम करके कट गया। तो ये तो ज़ाहिर है कि हमें तो ज़ाहिर है कि अवेयरनेस भी थी, मजहबी तालीम भी थी, लेकिन बताएं इसका काउंटर करने का क्या सही तरीका है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि अब भी मेरे पास बच्चे आते हैं और उस तरह की परेशान कुन बातें, जब अब देखें गज़ा में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, नज़र तो हमें आ ही रहा है, सीरिया में जुल्म हो रहा है और दुनिया में दीगर मुसलमानों के साथ और भी अक़वाम के साथ हो रहा है, लेकिन अब वो जो बच्चा जो ना इतना जज्बाती हुआ होता है और फिर उसको ऊपर से ये बहुत आसानी से लिटरेचर मिल जाता है, तो इसको आपने ये भी तो तंजीमों के साथ काम किया ना कि काउंटर करने का क्या तरीका है इस नैरेटिव को? देखिए, एक बात तो है कि स्टेट, हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, एक बहुत बड़ी आबादी है यंग लोगों की, जिसकी एक बड़ी तादाद या तो इलिटरेट है या क्वालिटी वाइज उनकी वो तालीम नहीं हुई, लिटरेसी है लेकिन उस तरह क्वालिटी लिटरेटी है। तो क्या होता है, या
जब लिटरेट नहीं होते उस तरह, क्वालिटी लिटरेट नहीं होते, तो फिर वो डिस्कशन या आर्गूमेंट या रीजनिंग पे की नहीं रखते। या तो वो बनते हैं हाइपर नेशनलिस्ट या फिर बनते हैं हाइपर रिलीजियस। सही है। और दे आर वेरी वनरेबल। कोई भी उसको, कोई एथनिक ग्रुप, कोई मजहबी ग्रुप, कोई एनीवन कैन यूज देम, किसी भी आइडियोलॉजी किसी में। क्योंकि एक चीज तो है कि एहसास महरूमी भी है और स्टेट की कोई पॉलिसी भी नहीं है, और हमने छोड़ दिया उनको भी खुद ही करो जो कर रहे हैं। सही है। तो खुला ना तालीम नहीं है, ना पार्क है आपके पास, पूरे इतना बड़ा शहर है, ना पार्क है, ना कोई सिनेमा है हमारे पास। सही है ना कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं है, ना नए लोग भी नहीं आ रहे ना। मतलब कल मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी यूट्यूब पे बंदा कह रहा था कि यार वही हमारे पास पुराने अदाकार है, वही सिंगर है, वही क्रिकेटर है, कोई नया कोई नहीं निकल रहा है क्रिकेट के अलावा। अभी भी वही हुआ है, शायद अफरीदी साहब बेचारे वो खेलने तो लगे क्रिकेट, तो इंडिया वालों ने कहा कि ये अगर खेलेंगे हम नहीं खेलेंगे। मतलब उसी बहस पे हम फंसे हुए हैं। नौजवानों का मसला है कि नौजवानों को एक तो कोई हमारे पास स्टेट की पॉलिसी नहीं है, स्टेट को तो कंफ्यूज है। ये तो वहाँ होती है जब कोई पहले पता तो हो कि हमें करना क्या है। आपने बड़ा अहम जुमला कहा कि स्टेट खुद कंफ्यूज है, तो ये तो माजी में हुआ ना कि हमारे यहाँ सो कॉल्ड अफगानिस्तान जिहाद या और कुछ रियासत के मकासद हो, तो उसमें तो फिर मजहब को इस्तेमाल करके ही रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस को जगह दी गई। या फिर अगर हम सच बोलें तो कि उसमें शामिल है उस प्रोसेस के अंदर। नहीं, वो तो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं वो लोग, तो कहते हैं कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में हमने किया, कि पब्लिक इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे हैं कि चूंकि आप अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं अबेंडन। जब रशिया के जाने के बाद अमेरिका चला गया तो इनकी जहन में ये था कि हमने इससे रखा कि अपने आप को बचाने के लिए किया, लेकिन असर तो पड़ेगा। ईरान हो, अफगानिस्तान हो, जो भी हो, असर तो पड़ेगा आप पे, कुछ भी चेंज आए। और पड़ा है। रशिया आया, असर पड़ा। रशिया गया, असर पड़ा। अमेरिका आया, असर पड़ा। अमेरिका भी निकला, असर पड़ा है। ईरान में इंकलाब आया, असर पड़ा। अभी हमला हुआ, उसका असर पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया में नेबर्स का तो असर पड़ता है। जो भी नेबरिंग आपके रीजन में कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही हो, आप देखिए पूरा अफ्रीका जल रहा है, पूरा लीबिया, सीरिया सब गए, पूरा अफ्रीका क्या बुरा हाल है। तो ज़िया भाई ये बताएं कि जैसे अब आपने बात की ना, जैसे कि एक नजम ने ये बात की कि जो जेनजी आ रही है, एक यंग लोग आ रहे हैं और हमारी जो एक ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और फिर ये रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रही है। पीटीआई एक फिनोमेना आया, एक और पॉलिटिकल पार्टी जो पंजाब में और कराची में इन्होंने एमपी की सीट्स जीती थी, वो भी कहते हैं कि पीटीआई का दूसरा वर्जन है, मजहबी वर्जन है। डायरेक्ट सीधा आना क्या तो अब आप यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि आगे आने वक्तों में और स्टेट के पास कोई पॉलिसी नहीं है, अब जब स्टेट के पास पॉलिसी नहीं है, रेडिकलाइजेशन हो रही है डिजिटल के ऊपर, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ बड़े मसाइल हो सकते हैं कि स्टेट को पास पता ही नहीं है, इस चीज़ का इदराक नहीं है, चीज़ डिजिटल के ऊपर कंटेंट अवेलेबल है, मुआशरा ऐसा रेडिकलाइज्ड पहले से है, तो कोई चीज़ ऐसी खबरें आ सकती हैं कि जिसके बाद हमें इंटरनेशनल प्रेशर्स भी हों। अच्छा, और वो जो कंटेंट आ रहा है वो वैसे ही कम्युनिटी आपकी डियास्पोरा में भी है, ठीक, तो फिर कोई एक यानी बड़ी खबर कुछ ऐसे हम लोग दोबारा आ सकते हैं हेडलाइंस में। देखिए बात यह कि हम पाकिस्तान दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आबादी के लिहाज से हम बहुत बड़ा मुल्क है। हम स्ट्रेटजिकली हमारे पड़ोस में ईरान है, चाइना है, अफगानिस्तान है, इंडिया है। सही है। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। हमारी एक बहुत बड़ी ओवरसीज पाकिस्तानी लेबर फोर्स है, मतलब पूरे उसमें। और हमारा एक बड़ा अपना एक्सपीरियंस भी रहा है, मतलब ये जो अफगानिस्तान की वॉर का बड़ा ना, मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में, और हमारे एक बड़ा वो भी है, एक डिवाइड भी है मुल्क के अंदर भी, सेक्ट की बुनियाद पे या एथनिसिटी की बुनियाद पे, प्रोविंस लेवल पे जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। मैंने आपको मिसाल दी कि 1979 में रूस आया, हम पे असर पड़ा, हमें शामिल होना पड़ा। एक तरफ काफ़ी लोग थे, वहाँ चले गए, अमेरिका, सऊदी अरब, वेस्ट। फिर जब रशिया निकला तो ग्रुप बन गए, कुछ हमने सपोर्ट किए, कुछ ईरान ने सपोर्ट किए। उसके लिए आर्गूमेंट ये पेश करते हैं कि यार ना करते तो फिर हम पे असर पड़ता। तालिबान आ गए, हमने कहा चलो तालिबान है, उसको हम एंगेज करेंगे, हमारे मसले कम होंगे। उसी तालिबान ने फिर वो 9/11 हो गया अलकायदा का, फिर आ गया अमेरिका कि भाई आप हमारे साथ करो, फिर हमने लड़े। तो बात है कि इस सिचुएशन में कुछ भी बड़ा वाकया हो जाए तो आप
मेंटली तैयार रहे कि यहाँ या वहाँ। और हम चूँकि मैंने बताया कि वो जो पाकिस्तान इतनी खबरों में होती है कि कोई वाकया होगा उससे पाकिस्तान लाजमी होगा। हम उधर जहाज डूबेगा माल्टा में, इटली में, पाकिस्तानी उसमें होंगे, रेफ्यूजीज होंगे। ठीक। सेंट्रल एशिया में किसी मुल्क में हालात ख़राब होंगे, पाकिस्तानी बच्चे वहाँ फंसे होंगे। सही है। कभी कभी वो वाकया होता है यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, फायरिंग का हम डर रहे होते हैं पाकिस्तानी ना हो। सही है। अब थोड़ा आजकल कम हो गया पाकिस्तानियों के, तो गोरे भी खुद भी कर रहे होते हैं। सही है। जो चाइल्ड ग्रूमिंग केसेस हुए उसमें, तो ये हम चूँकि बड़ी आबादी है तो हमें मेंटली तैयार होना चाहिए। किसी भी कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा इंटरनेशनल वाकया, कोई बड़ा वाकया डायरेक्ट हमें, यानी हम हेडलाइन में रहेंगे। नहीं, हेडलाइन की बात नहीं, हम हमारी पॉलिसी चेंज हो सकती है किसी भी वाकये के बाद, प्रेशर आएगा हम पे बहुत ज़्यादा। पॉलिसी शिफ्ट पे दो आखिरी सवालात एक ज़रूरी हैं। एक तो पीटीआई के जो हमने जिक्र किया फिनोमेना, तो आपने जो पूरी रिपोर्टिंग देखी तो इतना बड़ा शिफ्ट आया, एक तंजीम यहाँ से फर्श, फिर उनको जो है ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब बच्चे और जो पूरी जो नस्ल थी वो परेशान हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि ये मसला कहीं किसी जगह जाके किनारे लगेगा या फिर ये क्योस फैले रहेगा? यार फिलहाल तो लग नहीं रहा है क्योस फैलता रहेगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद एक बड़ी पॉपुलेशन, इसमें नौजवान और ख़वातीन बहुत मैटर किया, उन्होंने सपोर्ट की पीटीआई की, बड़ी जेन्युइन सपोर्ट थी। सही है। और मैं देख रहा हूँ कि उसके पास मुतबादल है नहीं, या फिर वो घर बैठेगा और यानी वो सियासत से बेजार हो जाएगा, क्योंकि उनकी ये वो लोग थे जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर थे। मुझे अभी तक याद है 2013 का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन था क्लिफ्टन डिफेंस में, पहली बार इतना बहुत बड़ा वोटर निकला, वो जो आरिफ अलवी खड़े थे। फिर 18 में देखा हमने, फिर 2024 में देखा हमने। सही है। तो ये कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनको अभी तक दीगर जमातें अपने तरफ खींच नहीं सकी। इलेक्शन के 3-4 दिन बाद, मेरे ख्याल में 2 दिन बाद, एहसान इकबाल का ट्वीट आया था। उसने लिखा था, उसके अल्फाज ऐसे थे कि आइकिया का, इमरान खान का जो फिनोमेना है, इसको समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जो ट्रेडिशनल पुरानी पार्टियां हैं, एक तो वो नौजवानों को एब्जॉर्व नहीं कर पा रही, दूसरी जो इमर्जिंग मिडिल क्लास है उसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रही, और तीसरी वो अभी तक पुराने उसमें चली आ रही, ओल्ड प्ले बुक में। प्ले बुक चेंज हो गई बेसिकली। तो अगर ये आप नहीं करेंगे तो उसने मिसाल दी थी कि आपका हाल हो जाएगा, कांग्रेस का हाल हो जाएगा आपका, जो इंडिया में कांग्रेस का हुआ है। वो भी ट्रेडिशनल मुरूसी पार्टी वो चली आ रही थी। तो मेरे ख्याल में इनको इस बात का अदराक तो है, लेकिन अब ये कर नहीं सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। ये बहुत सही निशानदेही की उन्होंने। सोशल मीडिया का उनका बड़ा ऑर्गेनिक है, ये लोग पैसे लगा के भी वो काम नहीं कर सकते। जो पीटीआई वाले फ्री में, इसमें एक और चीज़ है ना, इस तमाम बातों में एक और चीज़, अर्बनाइजेशन। एक तो ग्रोइंग मिडिल क्लास, अब वो जो 50 साल पहले गांव था, अब वो या शहर है या सेमी शहर है, वाईफाई आ गया है। मैं आपको इसमें अच्छी मिसाल दूं। हम गए गुजरांवाला इलेक्शन के दिनों में, जीटी रोड पे हम स्टोरी कर रहे थे। एक घर बैठे तो बाप सपोर्टर था नून लीग का। बाप ने कहा कि यार होता ये था कि ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी नून लीग क्या करती थी कि कौमी असम्बली का इलेक्शन है, एक गांव में एक होगा नंबरदार या कोई बड़ा होगा। आपने उसको बोला कि यार क्या है, मैं आपका काम करूंगा, बस आप मुझे गांव के वोट लेके दो। गांव का वोट आता था फैमिली के बड़े से कि यार ये हमारा बंदा है, इसको वोट देना है, कि सही है, आपका जो मसला होगा पटवारी का, रोड का, पानी का, मैं हल करूंगा। इस बार मसला ये हुआ कि भाई घर का जो बड़ा है ना, वो कह रहे मैं अपना वोट दे सकता हूँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी वोट नहीं दे रही। भाई बच्चे कह रहे हमें पानी नहीं चाहिए, हमें पटवारी भी नहीं चाहिए, बस हमें वोट देना है। तो घरों के अंदर, हाँ घरों के अंदर ये असल में अगेन आपने सही बात की कि अर्बनाइजेशन भी। दूसरी बात ये कि ये लोग वो नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर एक नई बड़ी क्लासें इमर्ज हुई हर जगह। छोटे छोटे गाँव थे वो कस्बे बन गए, कस्बे शहर बन गए, और जो शहर बनते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, तो जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर था वो टूट गया। एग्जैक्टली। अच्छा, लेकिन अब ज़िया भाई क्या हम फ्यूचर में हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इमरान खान का फिनोमेना है, मुझे नहीं पता कि आगे आने वाले सालों में ये एक्सेप्टेबिलिटी होती है नहीं होती। जो ओल्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, भुट्टोज एंड शरीफ्स, उनके अंदर वो करिश्मा नहीं है कि जो जेन ज़ी और जो यंग लोग हैं, जो वुमेन हैं, उनको अट्रैक्ट करें। तो हम अपने इस सोसाइटी के अंदर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में यंग लीडर्स उभरते हुए देखेंगे। एक तो उभरी है ना मरियम नवाज, यंग लीडर है वो। कहाँ से? वो तो पंजाब माँ नहीं है वो कौम की। इसलिए बताऊँ मैं, लोग देखिए मसला क्या है, लोग तो इमर्ज हो रहे हैं, सब इनकी नहीं, और शहरों के अंदर लोग इमर्ज हो रहे हैं। मसला क्या है कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है,
ये बहुत बहुत मुश्किल भी है और बड़ा महंगा भी है। मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन पीटीआई वो पार्टी थी जिसके अंदर अगर आप किसी अर्बन सेंटर से खड़े हो गए, आपको टिकट मिल गया तो आप फ्री में एमएलए बन गए। सही है, जीत गए, आपको कोई जरूरत ही नहीं है पैसे लगाने की। अब लोग तो इमर्ज हुए हैं, लेकिन आपने जो पहले बात की कि कल इमरान खान हो ना हो, पीटीआई हो ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में एक मायूसी तो पहली नौजवानों में, लेकिन कुछ ना कुछ बनेगा आने वाले दौर में। क्योंकि जब कराची का देखें, जो एमक्यूएम की लीडरशिप है, पीपल आर नॉट लुकिंग इट टू देम। उनको सबको पता है कि यार कितने नंबर्स इनके पास आए हैं, लेकिन दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची। नहीं, कराची जैसे देखो, ये जो बड़े शहर हो गए ना, कराची खासतौर पे, इसका तो मसला ये है कि ये शहर बहुत डिवाइडेड है, बहुत मुख्तलिफ लाइन्स पे, एथनिक लाइन्स पे, पोलिटिकल लाइन्स पे, क्लास लाइन्स पे। सही है। अब डिफेंस वाले को पता नहीं है कि पीआईबी कॉलोनी कहाँ पर है, सोराब गोड वालों को पता नहीं है कि मतलब ये क्लिफ्टन कहाँ पर है। तो ये हर एरिया की अपनी डायनामिक्स है। एक पीटीआई की हमने शुरू में देखा था कि कुछ एक लिंक हुआ था सबका, एक वो बन गया था मुख्तलिफ लीडरशिप में। 2018 में देखा कि भाई 4 पश्तून एमएनए आ गए, बलोच भी आ गए, और ये बात सही है। एथनिक वाइज एक नेशनल जमात बन के दिखा तो दिया, मतलब पीपल्स पार्टी। अब मसला है कि और जमातों का मसला है कि वो अपने आप से वो जो एथनिक कलर है वो निकाल नहीं सके। पीपल्स पार्टी जितना जोर लगा ले, वो अभी तक मतलब वो अपने आप को सिंधी जमात से कौमी जमात नहीं बना सकी। नून लीग जितनी बड़ी पहले वो कौमी जमात थी, उन्होंने पहले थी जमात बनाया अपने आप, नहीं बनाया नहीं, बस बन गया। अब नून लीग थी, अब नून लीग पंजाब की जमात बन गई। सही है। अब मसला ये कि जब तक नेशनल जमातें नहीं होगी, कराची शहर के अंदर, चूंकि इधर बहुत सख्त जरूरत है नेशनल जमातों की, क्योंकि यहाँ पर हर एथनिसिटी रहती है। और अब ये चेंज हो गया कि आप किसी एक एथनिसिटी का वोट लेकर आप एमएनए एमपी बन जाएंगे, आपको सबका वोट चाहिए। सही है। और वो शहर में रहने वाले परमानेंट रेजिडेंट है, वो 60, 70, 80, 90 की दिहाई में आए लोग, और यहाँ की रहायशी है। अब इसलिए एमक्यूएम की प्रोटेस्ट खत्म होगी कि आपको सिर्फ उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी का, या एएनपी को पश्तून कम्युनिटी का, या पीस पार्टी को सिंधी बलोच कम्युनिटी का, अब वो मैटर नहीं करता। आपको बड़ा वोट चाहिए, सबका वोट चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ख्याल में उसके लिए अभी ज़रूरत है। जमा सामी को जो लोकल गवर्नमेंट वोट पड़ा, जी काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि उसको भी एक लेवल तक जो शहर की मिड में उसको पड़ा, और आसपास में फिर क्रॉस एथनिसिटी पीटीआई को पड़ा, लेकिन उधर फिर कोई वोट पड़ा क्योंकि उन्होंने शहर की इश्यूज की सियासत की। लेकिन अभी इसका मतलब है कि एक स्पेस है शहर में उस पार्टी, उस एक इंडिविजुअल का, कि जो क्रॉस एथनिक लीडर हो, कि उसको सिर्फ एक एथनिसिटी का को वो लीडर ना हो, और वो क्रॉस क्लास लीडर हो, कि जिस तरह खान साहब की एक पार्टी आई कि उसमें कोई भी क्लास हो वो उसके अंदर इमर्ज करती है। उनका जो जलसे में गया हूँ, और एथनिसिटी सारी हो। नहीं, लेकिन उसके तो मतलब अट्रैक्ट कैसे करवाओगे अपने आप को ना, सवाल। अब उसका तो ये था कि सेलिब्रिटी थी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसके पास कोई पॉलिसी नहीं थी ना, कोई गाइडलाइन थी कि हम करना क्या है, माशी पॉलिसी क्या है, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या है। बस वो एक फैन क्लब था, और लोगों की जेन्युइन फैन क्लब था। तो बहुत बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया। मसला ये कि रियासत से बड़ा हो गया। नहीं, मसला ये कि यार अब इससे पर्सनैलिटी बहुत मुश्किल से बनती नजर आ रही है। मतलब कोई ऐसी बंदा निकले, कोई बंदा नजर आता नहीं है। मतलब हद तक ये चलें, ये तो सियासत तो बड़ी बात हो जाती है। अब हमारे यहाँ कोई क्रिकेटर बड़ा स्टार नहीं बन पा रहा, कोई बड़ा एक्टर जैसे आप कह रहे थे वो बन नहीं पा रहा। अच्छा, जाने से पहले ये बताएं कि आप दुनिया भर में ट्रैवल करते रहते हैं, आप माशाल्लाह दुनिया बहुत देखी है। तो आपने कहा कि पाकिस्तान में एक फिनोमेना ये है कि जो कस्बे हैं वो शहर हो रहे हैं। तो ये जो कराची है, ये तो हम देखते हैं शहर से उल्टे रास्ते पे जाके कोई गांव और कस्बा सा बन गया है। तो ये हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बदहाल है और बुरे से बुरा ही होता जा रहा है ओवर द ईयर्स। तो एज अ जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है, वो क्या वजूहत है? मतलब कराची वालों ने फैसला कर लिया कि बस ऐसे ही जलील होकर ज़िंदगी गुजारनी है, और जो हुक्मरान उनको भी समझ आ गया है कि ये कमीन और पीजेंट्स टाइप के लोग हैं। यार अगेन मैं कह रहा हूँ ना कि चूंकि जो बड़े बड़े शहर हैं उनका ये मसला होता है हर जगह। यहाँ पर चूंकि पॉलिटिक्स हमारी सारी एथनिसिटी बेस्ड है। सही है। कोई ऐसी जमात आई नहीं जो सब हर जगह काम कर सके। नहीं तो काम करे ना। एमक्यूएम के मेयर था तो वो मखसूस इलाकों में काम करते थे। फिर इस पार्टी वाले आए तो वो भी मखसूस इलाकों में काम कर रहे थे। मखसूस इलाकों में काम, मतलब जो अपने सेंट्रल जो अपनी जो सपोर्ट बेस थी, जहाँ उनकी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी। मसला ये कि शहर को चाहिए एक इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, रिसोर्सफुल अथॉरिटी। इसका अपना एक फंड होना चाहिए। अब मसला ये कि एनएफसी के तहत तो आपने पैसे दे दिए सूबों को। एक होना चाहिए पीएफसी, प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन, जो शहरों को आबादी के लिए ऐसे पैसे दे। लेकिन अब मसला है कि आप हर चीज़ में आपको सीएम चाहिए होता है। सही है, पैसे दो। मेयर गटर रखने लगा रहा होता है। यहाँ काम ये नहीं है भाई आप कोई बड़े बड़े काम करें। ये भी यूसी नाजिम है लोकल लेवल पे, कौन सा उसको आप पैसे दे वो लगाए। मेरी एक्सेस उस तक है,
या फिर यूसी चेयरमैन तक है, वो भी कहते हैं पैसे नहीं मिलते, नहीं मिलते उनको। मेरे काफ़ी दोस्त हैं उनको नहीं मिलते। तो बात ये कि फिर जो जमात इस्लामी के टाउन है 9, उनको पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि वो जमात इस्लामी के, तो जमात इस्लामी के। तो ये बड़ा मसला है कि पिछली गवर्नमेंट में यही मसला था कि शेयर से जीती पीटीआई, मेयर एमक्यूएम का था, और सिंध गवर्नमेंट थी पीस पार्टी की, जो 18वीं तरमीम के बाद बड़ी पावरफुल थी। तो 3 हुकूमतें आपस में टकरा रही थी। तो फौजियों ने फिर बढ़ाया इन सबको कि कमेटी बना के करो। अब अगेन मसला ये है कि अब तो खैर इलेक्शन ही सारा अजीब व गरीब है, तो अब तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है कोई किससे बात करे। वो कहना चाह रहे हैं कि अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर आ गया ना, दे दो इख्तियारात उसको। वो इसलिए नहीं देंगे कि आइंदा एमक्यूएम का ना आ जाए या जमात के इस्लामी का ना। यानी 18th अमेंडमेंट के बाद आपके सीएम के पास पैसे हैं, मेयर आपका आ गया है, ठीक है, आपने जो यहाँ पे इसके कैसे आया हम सबको पता है। अच्छा, उसके आने के बाद तमाम चीज़ें आपके पास हैं, उसके बावजूद अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, इज इट बिकॉज के इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई स्पेस नहीं बची कि इस शहर को डिलीवर कर सके, या इट्स जस्ट या विल नहीं है, पीपल्स पार्टी इज इनकॉम्पिटेंट। विलिंग बहुत मैटर करता है, सही। आपको कभी कभी वो दिल खोलना पड़ता है कि यार करें, लेकिन बात ये नहीं है हम ये कहे कि यार पीस पार्टी यहाँ नहीं करी, वहाँ करी, वहाँ भी नहीं कर रही। जो लड़काना का बुरा हाल है, मतलब हर जगह हर शहर का बुरा हाल है। मुसावात में तो यकीन रखते हैं। चलो कोई हम कहे कि चलो नून लीग ने लाहौर बना दिया है, नहीं यार, अगर साउथ पंजाब नहीं बनाया, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ, मुल्तान अगर बॉलपुर नहीं बनाया या छोटा शेखुपुर नहीं बनाया, एक शहर तो बना दिया कोई दिखाने का। अब जब लाहौर देखें वो कितना अच्छा काम नून लीग वाले कर रहे हैं। मतलब अभी तो मैं देखा था अखबार में कि वो डस्ट पार्टिकल कलेक्ट करने के लिए भी उन्होंने जो है वो ट्रक्स निकाल लिए शहर में। तो वाकईतन ये नजर आता है ना कि चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज साहिबा हो, काम किया। अच्छा, अभी देखे ना शहर के अंदर ये जो गैस पाइपलाइन डाली, अच्छा वो पूरा शहर उधेड़ दिया है। अब मैंने कितने यूसी काउंसलर से पूछा, भाई ये कब बनाओगे सड़कें? वो कहते हैं 30 जून तक तो हमें मना किया हुआ था कि वो मास्टर प्लान है ये वो। अब जुलाई खत्म होने वाला है, तो इस शहर को जिस तरह से बदहाली में छोड़ा हुआ है। एक और बड़ा मसला है जो अभी जिक्र किया था इन्होंने मेरी लास्ट स्टोरी का, कि एक तो शहर बदहाल है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी है नहीं, 6 से 9 घंटे लाइट जाती है। कराची के मैक्सिमम आबादियों में जो लोअर इनकम आबादी है, बिल 10 बंदे नहीं भरेंगे, लाइट सबकी जाएगी। कलेक्टिव पनिशमेंट है भाई, को नहीं, एफसीआर का कानून यहाँ नाफिज है। फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा, गर्मी शुरू हो गई मार्च से, वो चलेगी अक्टूबर तक। और आप यकीन करेंगे कि हर बंदे का सेहत पे चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, गालियाँ गलोच रोडों पे, क्योंकि गर्मी है, घर जाओ लाइट नहीं होती, पानी नहीं गैस है, नहीं है, बड़े बड़े मसले। और अभी जो हमारी रैंकिंग होती है, अभी जो रिसेंट मैगजीन आया था कि हम दुनिया में 5वें नाकाबिले रहने के नाकाबिल शहरों में हमारा रैंक आ गया। अच्छा, जाने से पहले ये बताएं कि आपकी वो कौन सी स्टोरीज हैं जो खुद आप कभी सोचते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है? स्टोरीज तो आपने बहुत ही ज़्यादा कर दी हैं, लेकिन कोई एक ऐसा होता है ना कि वो जैसे किसी शायर की अपनी कोई पसंदीदा गज़ल होती है, वो कभी बैठ के देखता है छुप के। यार आपके और मेरी बायलाइन कभी कोई साथ क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा इशू है। ये तो अच्छा है यार, ये आपने जो सवाल पूछा, ये मैं इसे नहीं कह सकता, हर वक्त की ना एक स्टोरी होती जो मैं कहता हूँ अच्छी थी। अभी कौन सी है? अभी जो आपको लगता है यार बड़ा काम कर दिया? और यार काम नहीं किया, बस थोड़ी ख्वारी की। वो जो थी जो एक जो बलूचिस्तान में जो एक हिंदी कम्युनिटी का एक बड़ा मंदिर है, अंगलाज देवी का, सफर किया उनके साथ, लोग पैदल जाते हैं। तो ये मैं एक जमाने से देख रहा था, लोग पैदल जा रहे हैं, तो मैंने कहा चल हम भी चलते हैं साथ। तो बड़ा मुश्किल होता है। एक बंदा इब्राहिम हैदरी से निकला, वो भी नज़दीकी कराची, साथ मतलब लोग तरपारकर से पैदल आते हैं, और अपना जो इनका मजहबी झंडा होता है और पैदल अकीदा है ताकि हमारी मन्नतें पूरी होगी। तो हर मतलब हम चले तो हमें अंदाजा हुआ कि इतना आसान काम नहीं है। वो मुझे जब पहुंचा लसबेला, उसको हमने वो किया, तो सॉरी बेला के इलाके में मुझे खुद चक्कर आने लग गए। बेला बलूचिस्तान में, हाँ, तो वो इतना तो बड़ा गर्मी और वो लहरा मुश्किल सफर, लेकिन लोग खवातीन बच्चे बस जा रहे थे भाई। नहीं, वैसे इस स्टोरी के हवाले से मैंने एक बात मुझे भी ध्यान में आई है कि हमें ना एडिटर्स ये बात समझाते, जैसे तलत असलम साहब मरहूम, उन्होंने से सुनी, नवीद हुसैन साहब के साथ काम किया, उमर साहब के साथ काम किया, और आपने तो बहुत लोगों के साथ काम किया कि लेग वर्क करना चाहिए बहुत। तो आपने तो इस स्टोरी में तो लेग वर्क करके दिखाया है। यार हर स्टोरी ना एक लिटरली लेग वर्क करके दिखाया ना। जो नए स्टूडेंट से साफियत के उसके वो है कि आप अब दौर बहुत कंपटीशन हो गया है, आप लेग वर्क करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आप कुछ नया करेंगे ना तो आपकी मार्केट बनेगी, अदरवाइज आप खत्म है। यार एक बात मैं उसके ऊपर करूँ, उसके बाद फिर एक कमिटमेंट लेना है इनसे।
क्योंकि AI आ रहा है और ChatGPT आ रहा है, ये बड़ा आ गया है बल्कि डेस्क एडिटर की जॉब, उसका रोल बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगा। वो सिर्फ विजन देगा, अंग्रेजी आपका यहाँ पे सिस्टम कर रहा है एक सही। चीज़। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ उठेगी, आप अगर सहाफ़त में है, कि आप नया क्या लेके Original आ क्या रहे लाओगे, हैं। हाँ। अच्छा वैसे मैं बताऊँ जिया भाई की ये उसमें बसीरत यानी वो आगे तक देखने की जो सलाहियत थी, ये तो मेरे ख्याल से AI से पहले की थी, क्योंकि मैंने तुमने काम किया है, मिलके मेरी तो सीट भी इनके साथ होती थी ना। हाँ बिल्कुल। तो ये कभी कभी मैं वो अंग्रेजी स्ट्रक्चर और सेंटेंस के अंदर ज़रा उसको क्रिएटिवली बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो ये कहते थे अबे छोड़ो ये सब लबान वबान से नहीं होता, असल होती रिपोर्टिंग करो, कोई खबर लेके आओ, तुम डेस्क पे ज़ाया हो जाओगे। तो इनके एक बड़ा हम पे एहसान रहा कि इन्होंने हमें डेस्क से उठा के दौड़ाया और कहा कि भाई निकलो शहर में, दौड़ो भागो, खबर निकालो। आपकी बायलाइन आई है इनके साथ? मैंने नहीं, आई तो शायद नहीं है, आई है, एक हाथ एक हाथ यार की तुम है। मेरी क्यों नहीं आई यार है? इनकी क्या स्टोरी मतलब एडिट है? बहुत की है हाँ, मैंने। edit- नहीं, अच्छा नहीं, तुम ये बताएं, अभी आप कमिटमेंट दे के जाएंगे कि एक स्टोरी करनी है जिसमें मेरी और आपकी बस, शेयर्ड बायलाइन डन है। डन है। वो- देख ले गवाह यहाँ पे और 1 वो 2 3 4 उसको 5 ots.com पे छाप देंगे हम। सही। वो कहीं पे भी ओके। छापे, लेकिन इबाद और जिया भाई की बायलाइन आ रही है। ओके। चलें जिया भाई, आपकी जवाल का आगाज हो रहा है आज से। अच्छी खबरें बहुत कर ली आपने। वो आपकी जिंदगी की आखिरी स्टोरी होगी। तो दे दी हो होगी। गया। अल्लाह जिंदगी दे, फिर नहीं यार। नहीं वो फिर नहीं छापेंगे। बहुत शुक्रिया जिन्होंने पॉडकास्ट देखा। इसमें जो नए लोग जर्नलिज्म में आना चाहते हैं ना, तो वो फिर जिया भाई जैसे लोगों से ज़रूर राब्ते में रहें, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप किताब से बहुत कुछ नहीं सीख सकते, आपको काम करके सीखना पड़ता है, आपको गौतज़न होना पड़ता है। और वो कहते हैं ना कि मिसाल है कि गाते गाते आदमी गवैया बन जाता बिल्कुल, है। यही- तो बस यही। ये है कि वो लिखते लिखते कुछ न कुछ लिखना आ ही जाता है। शुक्रिया।